हाँ जी, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स मतलब अकाउंटिंग की बुनियाद। सबसे पहले आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक टर्म हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग, और एक टर्म है अकाउंटिंग। कहता है ये दोनों हैं तो सिमिलर, लेकिन इनमें फिर भी डिफरेंस है। बुक कीपिंग कहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बुक्स के अंदर लिखना। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक्स के अंदर लिखना। मतलब अगर हम सादा सी बात करें तो रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। और अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी करना, उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी देना, उसकी रिपोर्टिंग भी करना। मतलब अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी है। बुक कीपिंग इज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी होती हैं, उसको फिर एनालिसिस भी उसके बारे में किया जाता है, उसका कंपैरिजन भी किया जाता है और उसकी रिपोर्टिंग भी की जाती है। वो होता है अकाउंटिंग। मतलब जनाब पहले तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की डेबिट क्रेडिट कर दिया जी, इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ वो भी अकाउंटिंग के अंदर आता है। फिर हमारी कंपनी का प्रॉफिट दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में कितना कम या ज्यादा है, हमारी कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट से कम या ज्यादा है, ये सारा किस में होता है? अकाउंटिंग के अंदर। बुक कीपिंग में क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी होता है, रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बट इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं। इसके अंदर रिपोर्टिंग भी होती है, इसके अंदर कंपैरिजन होता है, इसके अंदर एनालिसिस होता है, और अदर फाइनेंशियल नेचर का जो काम चल रहा होता है, अदर फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है उसको भी डिटरमिन किया जाता है। तो बताओ फिर इसमें बड़ी टर्म कौन सी है? ब्रॉडर टर्म। और ये पेपर में सवाल आया हुआ है, पेपर में सवाल आया हुआ है कि बताओ बुक कीपिंग ब्रॉडर टर्म है देन अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग ब्रॉडर टर्म है देन, ठीक होगी बात। अब उसके बाद इसके अंदर अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि इसको पहले चैप्टर को बाद में पढ़ने का मकसद ही यही है कि अब आपको ये समय लग जाएगा। अगर शुरू में इसको पढ़ लेते हैं ना, पहले शुरू में बेसिक टर्म्स पढ़ने के अलावा ही, तो ये बहुत मुश्किल होना था। लेकिन अब आपको चीजों की समझ है, अब आप लोग इसको इतने ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। ये मुश्किल उनको लगता है जो पहले ही पढ़ते हैं, क्योंकि पहला फंडामेंटल है ना, वो कहते हैं कि इसके पढ़े बगैर आगे समझ नहीं आती, और आगे पढ़े बगैर ये नहीं समझ लगता। तो इसलिए थोड़ा इसको आगे पीछे करके पढ़ना पड़ता है, ताकि पहले वाला भी समझ लग जाए और बाद वाला भी। फिर इसके अंदर एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या हर लेन देन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं? नहीं। हर वो ट्रांजैक्शन जो जिसका बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करना जरूरी हो, उसे हम बात कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी हर वो ट्रांजैक्शन, हर वो लेन देन जिसको बिजनेस की बुक्स के अंदर लिखना जरूरी हो, दूसरे लफ्जों में जिसकी जर्नल एंट्री पास हो सकती हो। जिस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास नहीं हो सकती वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसा कि पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, आ ट्रांजैक्शन needs to be record in business books of accounts. A transaction needs to be recorded in business books of accounts. मतलब क्या पेपर में आपको एक सवाल आएगा और आपसे पूछा जाएगा ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। नंबर 1,
परचेज्ड अ कार, बताओ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं? परचेज्ड अ कार, नहीं, जिस मकसद के लिए अभी जब कुछ ना बताया हो ना तो वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। परचेज्ड अ कार, हम जब गाड़ी खरीदेंगे व्हीकल डेबिट करेंगे, कैश या अकाउंट पेएबल क्रेडिट करेंगे। फिर ऑर्डर ऑफ परचेज ऑफ ₹50,000, आपने 50,000 गुड्स खरीदने का ऑर्डर दिया, 50,000 की गुड्स खरीदने का ऑर्डर दिया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। वजह, मैंने कहा जी मैंने ऑर्डर दिया है, ना कोई पैसे दिए, सिर्फ ऑर्डर दिया है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें कुछ इन हो रहा है ना आउट हो रहा है, कोई हेड्स ऑफ अकाउंटिंग हिट नहीं हो रहा। किसको डेबिट करूं, किसको क्रेडिट करूं? ठीक है, मैंने कहा कि अपॉइंट अ कैशियर फॉर अ जॉब, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। जब तक आपका कैश डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, जब तक कोई आपका अकाउंटिंग का हेड डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा, आप लोगों ने यानी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। फिर received a sale order, received a sale order and also received cash ₹40,000 as advance। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं? हमें सेल ऑर्डर रिसीव हुआ है और 40,000 रुपए वो एडवांस देकर गया, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि 40,000 आया है, कैश ने डेबिट होना है और लायबिलिटी ने क्रेडिट होना है, एडवांस लिया है ना। तो आप पेपर में आपको एक सवाल आ सकता है कि एक ट्रांजैक्शन दी जाएगी और उसके बारे में ये पूछा जाएगा क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और इसको मनी ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। अच्छा, एक होता है मनी ट्रांजैक्शन, को ऐसा लगता है कि जैसे ये कैश पे ट्रांजैक्शन है, ये इसको नहीं कहा जाता। मनी ट्रांजैक्शन का मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और वो जो कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है वो होती है डेबिट और क्रेडिट। मतलब जैसे कोई आपसे ये कह दे कि एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती? तो आंसर इज यस, हो सकती है, क्योंकि जो उधार पे चीजें होती हैं वो नॉन कैश, वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती। ये एक थोड़ा सा वर्डिंग में एक प्रॉब्लम आ सकता है आपको कि जो कैश ट्रांजैक्शन होती है और नॉन कैश, वो होती है उधार पे चीज लेना और कैश पे लेना, तो ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है दोनों। जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है ना, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है या बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। इस बात का आपने वो मिक्स नहीं कर देना, ठीक है? ये आएगा भी सही, तो इसमें हम देखेंगे भी सही। उसके बाद नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन का फिर पता चल गया, ऐसी ट्रांजैक्शन नॉन बिजनेस या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे हमें सेल ऑर्डर आया, हमने परचेज ऑर्डर दिया, हमने एक भाई साहब को जॉब पे रखा, हमने कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया, ये सारी नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें किसी भी जगह पर आपको किसी भी अकाउंटिंग हेड में या इन या आउट नहीं हो रहा। हमने एक बंदे को निकाला जॉब से और इसको एज अ कंपनसेशन 50,000 रुपया दिया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। और जो 50,000 दिया है ना, उससे आपका कैश क्रेडिट हो रहा है। तो याद रखें, बिजनेस या नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन की सबसे बड़ी निशानी, अगर आपकी जनरल एंट्री पास हो रही है, कोई अकाउंटिंग हेड डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और अगर जैसे सपोज दैट हमने ऑनर का रेंट बिजनेस के पैसों से पे किया, ऑनर की बिल्डिंग का रेंट बिजनेस के पैसों से पे किया,
क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? क्या एंट्री पास हुई? ड्रॉइंग्स टू कैश। ऑनर ने अपना रेंट अपने ही जेब से दिया, ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें बिजनेस की बुक्स का जिक्र नहीं है। सर अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाए फादर से पैसे लेकर, हाँ वो तो कैपिटल हुआ ना, वो तो है, बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है, जहां से मर्जी पैसे आए, बिजनेस में तो पैसे आ गए ना। जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कहीं से पैसे आए तो वो हमारा कैश टू कैपिटल तो होगा, ठीक है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैं कहिए कि बिजनेस के किसी भी अकाउंटिंग हेड को फर्क ना पड़े उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। और जिसमें से कोई भी अकाउंटिंग हेड इन या आउट हो रहा है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसको क्या कहना बोल सकते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। बट ये है कि इसको कैश, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हमेशा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्योंकि नॉन कैश का मतलब क्या होता है? उधार पे कोई ट्रांजैक्शन। चलें जनाब, उसके बाद एक आपके पास आएगा लफ्ज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आपने पूरे साल भर में क्या किया, रिपोर्ट दो। पूरे साल भर में क्या किया उसकी रिपोर्ट दो। मतलब कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने आपके पास एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसको किस सूरत में दिया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सूरत में। बल्कि हम पहले ट्रांजैक्शन का जिक्र कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन को ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। फर्दर ट्रांजैक्शन की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। किसी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं सिंपल ट्रांजैक्शन, किसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड ट्रांजैक्शन, किसी को बोलते हैं वन ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी को बोलते हैं ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन, किसी को बोलते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन। किसी को बोलते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। इंपॉर्टेंट है जी, इसमें से एक सवाल बन जाता है। एक ट्रांजैक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, वन ऑफ है, ऑन गोइंग है। सिंपल ट्रांजैक्शन में और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में ना दो तीन बातें हैं। एक सिंपल ट्रांजैक्शन होती है जिसमें आपके डेबिट साइड पर भी एक एलिमेंट आ रहा होता है और क्रेडिट साइड पर भी एक एलिमेंट आ रहा होता है, उसे सिंपल ट्रांजैक्शन बोला जाता है। या ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई लेकिन फर्दर उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्या मतलब है इसका? सिंपल ट्रांजैक्शन एक इस तरह से होती है कि सपोज दैट आपने एंट्री पास की परचेजेस टू कैश, ठीक है, ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन। इसके मुकाबले में अगर मैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की बात करूं तो परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क है? हम कैश पे चीज खरीद के आए, वो चीज हम पैसे देकर आ गए, चीज लेकर आ गए, बात खत्म हो गई। उसके अंदर फर्दर कोई, अगर इन केस कोई चीज फॉल्टी नहीं निकलती या कोई मसला नहीं होता तो कोई फर्दर कोई इस ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन नहीं होती। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन का मतलब है हम परचेज टू अकाउंट पेएबल है ना, अकाउंट पेएबल अभी भी हमने उसके पैसे देने हैं, कल को उसको पैसे देंगे तो अकाउंट पेएबल टू कैश की एंट्री हो। इसे बोलते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब ये खत्म नहीं हुई, ये ट्रांजैक्शन स्टिल आगे चलेगी। इसको यानी, या दूसरे लफ्जों में ऐसी भी एंट्री हो सकती है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, जैसे इसमें आपने एंट्री पास की कैश टू कैपिटल और इसमें एंट्री पास की कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड पर एक एक एलिमेंट है, इसकी डेबिट साइड पर दो एलिमेंट है और क्रेडिट साइड पर एक एलिमेंट है। मतलब अगर डेबिट या क्रेडिट साइड पर एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाएं उसको भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कह सकते हो। लेकिन जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है ना, उसमें सिंपल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन ये है कि आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई, फर्दर उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब बस वो ट्रांजैक्शन खत्म हो गई।
और जब भी हम उधार पे की ट्रांजैक्शन करते हैं, एक दफा तब ट्रांजैक्शन होगी, फिर उसका लेन देन अभी भी रहता है, उसके अंदर फर्दर कुछ चीजें हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। अब फिर प्रॉब्लम क्या है, इतनी आसान सी चीज है, वो मसला आता है वन ऑफ और ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन में। वन ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो एक दफा हो जाए बस खत्म हो जाए, उसको बार बार ना कर करना पड़े। और ऑन गोइंग होती है एक रिपीट होती रहे, जैसे हम मंथली सैलरी पे करते हैं, हर महीने सैलरी की एंट्री पास करते रहेंगे, ऑन गोइंग है। मंथली रेंट पे करते हो। अब कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन और ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा फर्क है। कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन क्या होती है, वो भी आगे फर्दर होती है, लेकिन वो एक उधार वाली होती है, वो रिपीटेड नेचर की नहीं है। तो जो ऑन गोइंग है वो रिपीटेड नेचर की है, मतलब आपने सैलरी पे करनी है तो हर महीने पे कर रहे हो, तो हर महीने की एंट्री पास करोगे। रेंट पे करना है तो हर महीने पे करना है, तो हर महीने या हर साल उसकी एक एंट्री पास करते हो। ये रिपीटेड नेचर की होती है, उसे हमको बोलते हैं ऑन गोइंग। तो रिजवान, कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन और इनमें फर्क क्या हुआ फिर मेन? वो कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में ही होता है, वो रिपीट नहीं हो रही, लेकिन फर्दर एक ट्रांजैक्शन की फर्दर कोई ट्रांजैक्शन है, मतलब उसकी डेबिट या क्रेडिट के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसकी फर्दर ट्रांजैक्शन होनी है। जैसे हमने अकाउंट पेबल को फर्दर उसके पैसे देने हैं, तो अकाउंट पेबल ने फिर डेबिट या क्रेडिट होना है, उसी ट्रांजैक्शन की फर्दर कोई नेचर है। वन ऑफ और सिंपल ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। वन ऑफ का मतलब भी क्या है, एक दफा ट्रांजैक्शन होगी, फर्दर उसकी ट्रांजैक्शन कोई और होगी, वो एक दफा खत्म होगी, नई डिफरेंट नेचर की हो सकती। और सिंपल ट्रांजैक्शन भी ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है, लेकिन उसके अंदर फर्दर कहता है कि जी एक ही एलिमेंट हो। जो वन ऑफ होती है ना, उसमें डेबिट या क्रेडिट साइड पर एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं वन ऑफ में, क्योंकि ट्रांजैक्शन हुई खत्म हो गई। लेकिन जो सिंपल ट्रांजैक्शन है उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड पर एक एक एलिमेंट होता है। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है कैपिटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। इसमें से अलग से अपना सवाल आ सकता है जनाब, मैं इसको थोड़ा सा अलग से इलेबोरेट करता हूं जी। कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन फर्दर दो तरह से हो सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक को हम कह सकते हैं कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक को हम कह सकते हैं कैपिटल रिसीट। आपका खर्चा हुआ, उसका बेनिफिट बिजनेस को मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता रहेगा, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे कैपिटल ट्रांजैक्शन ऐसी होती है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट मोर देन 1 ईयर तक रहे। जैसे हमने एक एसेट खरीदा जिसकी लाइफ 5 साल है, अब एक ट्रांजैक्शन हुई जिसका इफेक्ट मोर देन 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन 5 साल तक आती रहेगी। उसके बाद हम कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदो, वो कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपका खर्चा हुआ है। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक मिलता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसी रिसीट जिसका इफेक्ट मोर देन 1 ईयर तक जाए, मिसाल के तौर पर हमने लोन लिया 5 साल के लिए, ये आपको पता है कैपिटल रिसीट है। पैसे मिले, लेकिन पैसे वापस कब करने हैं, 5 साल बाद। मतलब ऐसी रिसीट जिसका इफेक्ट मोर देन 1 ईयर तक रहे, कैपिटल रिसीट कहलाएगी। ऐसा खर्चा जिसका इफेक्ट मोर देन 1 ईयर तक रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। याद रखें, जब पेपर में सवाल आएगा आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कैपिटल रिसीट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। याद रखें, अगर आपको कुछ मिला है ना, पैसे मिले हैं और उसका इफेक्ट मोर देन 1 ईयर तक है, वो कैपिटल रिसीट होगा। और ऐसा जो हमारा खर्चा हुआ होगा, पैसे गए होंगे, लेकिन उसका बेनिफिट या उसका इफेक्ट मोर देन 1 ईयर तक, तो वो कैपिटल। ऐसा लगता है जब हम लोन रिसीव करते तो ऐसा लगता है कि ये कैपिटल रिसीट नहीं है, ये तो एक्सपेंडिचर होना चाहिए। नहीं, ये कैपिटल रिसीट है, क्योंकि पैसे आपको उनको सेटल ऑफ कब करना है, 5 साल बाद। बात समझ लगी? कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट मोर देन 1 ईयर तक रहे, उसे बोलते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन। और अगर वो खर्चा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर,
और अगर कोई रिसीट है तो वो कैपिटल रिसीट। हाँ, फर्क क्या है, सिंपल सी बात है, जब भी कोई एसेट खरीदोगे नॉन करंट एसेट, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और अगर आपको लोन वगैरह मिले मोर देन 1 ईयर के लिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। बिल्कुल ऐसे पे रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आ जाता है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या चीज होती है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल इसी तरह से होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं और रेवेन्यू रिसीट हो सकता है। हाँ जी, इसमें क्या होगा, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर रेंट पे करते हैं हर महीने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरियां पे करते हैं हर महीने, रिपेयर जितने भी अदर एक्सपेंस में लिखते हो ना खर्चे, वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंस हैं। वो जितने हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। और बिल्कुल शॉर्ट टर्म कोई हम 2 महीनों के लिए लोन लें, 3 महीनों के लिए लोन ले, ये जो हमारी सेल्स होती हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, ये रिसीट होती है, ये रेवेन्यू रिसीट होती है। रेवेन्यू रिसीट्स होती है क्योंकि हर महीने तो हम सेल कर रहे हैं, बल्कि हर दिन सेल कर रहे हैं। तो जो रिसीट्स हमें विद इन 1 ईयर तक रियलाइज हो जाए तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। और जो खर्चे हमारे विद ऑपरेट मतलब रूटीन में होते रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके होगी बात। चलिए जनाब, ये हमारी ट्रांजैक्शंस को हम पहले ना ट्रांजैक्शंस को हर तरह से पढ़ लें बुक से, ताकि आपको एक बात कंप्लीट हो जाए। पहले ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन देखें और फिर उसके बाद बड़े ध्यान से ये चीजें पढ़नी है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर टू डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड फंक्शन। दो डिफरेंट टर्म्स हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, बट इंटरकनेक्टेड है, विच आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस रिपोर्टिंग। जो कि बिजनेस रिपोर्टिंग मतलब, बिजनेस रिपोर्टिंग का मतलब पता है, एसओसीआई और एसओएफई बनाना। जब भी अभी आप यही सोचो, रिपोर्टिंग का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अभी यही सोचो एसओसीआई और एसओएफई बनाना। वो कहता है बुक कीपिंग और जो अकाउंट्स हैं, अकाउंटिंग है, वो दो डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, विच आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग। Bookkeeping is concerned only recording of financial transaction of the business, where accounting is the broader term then includes summarizing, analyzing, reporting of transaction in the financial statements। क्या होती हैं, statement of comprehensive income, statement of financial position, statement of changes in equity, statement of cash flow, स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू द अकाउंट्स। याद है ना, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हमारे सिलेबस में 2 हैं ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक होगी बात। फिर कहता है बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कहता है इज एन इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्विंग बिजनेस एंटिटी एंड अदर पार्टी मस्ट बी रिकॉर्ड बाय एन अकाउंटिंग सिस्टम। बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन उसने क्या लिखी है कि ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। इवेंट मतलब होता है समथिंग हैपनिंग, यानी ट्रांजैक्शन हुई है कोई, इन्वॉल्विंग बिजनेस एंटिटी एंड अदर पार्टी, बिजनेस एंटिटी की किसी और के साथ लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन हुई है, एंड मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय अकाउंटिंग सिस्टम या बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट। वन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कैपिटल एंड विच आर डिफरेंट लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड शॉर्ट टर्म इंपैक्ट। लॉन्ग टर्म किसका होगा, कैपिटल ट्रांजैक्शन का, और शॉर्ट टर्म किसका होगा, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का। फिर इसको अभी ये बाकी चीजें हम नहीं पढ़ रहे, अभी ट्रांजैक्शंस पे जा रहा हूं मैं, बुक कीपिंग को और ट्रांजैक्शन को, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल बनता है। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ recording the financial transaction in the accounting records. All transactions are analyzed into different types and then recorded in the series of individual record called accounts। ये definition दूसरी भी पेपर में आई हुई है। All transactions are analyzed into different types and are then recorded in a series of individual records called accounts। मतलब पता है क्या है accounts, ledger। कहता है हर ट्रांजैक्शन को डिफरेंट टाइप्स में रिकॉर्ड करके फिर इंडिविजुअल रिकॉर्ड उसका बनाते हैं, हर ट्रांजैक्शन का इंडिविजुअल रिकॉर्ड, जिसको हम अकाउंट कहते हैं।
These are separate accounts for each different types of transaction. ये पेपर में सवाल आया हुआ है, वो कहता है which statement is correct वाला, वो क्या लिखेगा, there is a separate accounts for each different types of transaction, वो कहता है there is a single account for each different types of transaction. ऐसा सवाल आ सकता है. So these are, there is a separate account for each different, or that is to say for each type of asset, liability, income, expense and capital. कहता है कि इसका मतलब है हर एसेट का अलग रिकॉर्ड होगा, हर लायबिलिटी का अलग होगा, हर इनकम का और हर, अब पहले उसने कहा है हर ट्रांजैक्शन, फिर वो कहता है कि फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट, फॉर ईच टाइप ऑफ लायबिलिटी, सबके लिए अलग अलग रिकॉर्ड होगा, हर एसेट का भी अलग, ईच टाइप ऑफ एसेट का अलग, ईच टाइप ऑफ लायबिलिटी का अलग, ये नहीं कि सारे एसेट्स का अलग, नहीं, हर एसेट का अलग, ईच टाइप ऑफ एसेट. डबल एंट्री बुक कीपिंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन सिस्टम, ये तो पता है ना, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट. Designed to allow the management of the business to monitor its progress, produce periodic financial statement and performance reports. वो कहता है कि जनाब ये सारा काम हम क्यों करते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए periodic financial statements and performance reports, यानी हर साल हमारी इनकम कितनी हुई, हमारे एक्सपेंस कितने हुए, हमारे एसेट्स कितने, हमारी लायबिलिटीज कितनी. ये पैराग्राफ हो गया. उसके बाद अकाउंटिंग के बारे में कहता है कि ये काम, ये रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. हाँ, वो कहता है अकाउंटिंग दो टाइप की होती है, बल्कि तीन टाइप की होती है, इधर दो टाइप की लिखी हुई है. एक को कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक को कहते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल ये अभी बाद में, इसको हमने नहीं छेड़ना, अभी हमारा काम कंसर्न है सिर्फ ट्रांजैक्शन को पढ़ना, इसको बाद में आते हैं, ये चीज बाद में देखते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन पे. अभी हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को पढ़ रहे. हाँ जी, इंपॉर्टेंट पेज है ये सारे का सारा, इसमें से लाजमी सवाल आता है. A transaction is an action or activity involving two parties. One is entity and other is third party. Things that are reciprocally affect or influence each other. Reciprocally affect का मतलब पता है क्या होता है? Reciprocally affect. वो तो मतलब बता रहे हो. दूसरे की नीड और भाई मेरा कोई डेटर है तो मैं उसका क्रेडिट करूंगा, अगर मैं किसी के अकाउंट को डेबिट करूंगा वो मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेगा. वो जैसे कल हम बैंक के साथ पढ़ रहे थे, इसे कहते हैं रेसिप्रोकली इफेक्ट. मतलब जिस बंदे के साथ हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, अगर मैं उसका डेटर लगता हूं तो वो मेरा क्रेडिटर लगेगा. एक दूसरे का अपोजिट इफेक्ट लेंगे. अगर मैं किसी के अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ वो मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा होगा. जो दूसरी पार्टी के साथ, जिसके साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो उसके और मेरे इफेक्ट अपोजिट होंगे. अब ये नहीं कि वो मेरा अकाउंट रिसीवेबल है तो मैं उसका अकाउंट रिसीवेबल होगा, ऐसा नहीं होगा. अगर वो मैं उसको अकाउंट रिसीवेबल लिखूंगा, डेबिट करूंगा, तो मुझे क्रेडिट करेगा अकाउंट पेबल के नाम से. कहता है टू पार्टीज आर थिंग्स दैट रेसिप्रोकली अफेक्ट और इन्फ्लुएंस ईच अदर. A business transaction is an interaction between business consumer, supplier and other with the, कहता है जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके साथ जो लेन देन है ना, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं. इट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय दी. वो बात उसने वही घुमा घुमा कर करी जा रहा है. मेन क्या है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाए. आगे, एनी ट्रांजैक्शन दैट हैज मॉनेटरी इंपैक्ट on the business account is known as financial transaction. वो कहता है कि अब मॉनिटरी इंपैक्ट का मतलब आपके दिमाग में फौरन जाएगा कैश नहीं. मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं मनी वैल्यू. सपोज दैट मैंने फर्नीचर खरीदा, तो क्या डेबिट करोगे, 2 कुर्सियां डेबिट, या कोई आगे अमाउंट लिखोगे, यानी फर्नीचर डेबिट, आगे 2 कुर्सियां क्रेडिट नहीं. ऐसे नहीं. कैसे होता है, मॉनिटरी इंपैक्ट होता है.
मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी कोई मनी वैल्यू हो उसे क्या बोलते हैं? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। जिसका मनी वैल्यू नहीं होगी ना वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी जिसकी मॉनिटरी वैल्यू ना हो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। लेकिन याद रखें नॉन कैश ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो कहते हैं हमने उधार पे कोई चीज खरीदी लेकिन आगे तो वैल्यू लिखते हैं ना, तो कहते हैं एनी ट्रांजैक्शन दैट हैज अ मॉनिटरी इंपैक्ट ऑन द बिजनेस अकाउंट्स इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज एन इफेक्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस एटसेट्रा। कहता है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी ना, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो वो अकाउंटिंग हेड्स को इंपैक्ट करेगी ना, मतलब या तो एसेट्स को इंपैक्ट करेगी, लायबिलिटीज को करेगी, या इनकम को करेगी, या एक्सपेंस को करेगी। और 99% आपने देखा होगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है ना उसके एक साइड पर एसेट या लायबिलिटी जरूर होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करें एक साइड पर एसेट या लायबिलिटी होगा, और ये ऐसा 99% होता है। अब दुनिया की कोई ट्रांजैक्शन पास करेंगे, हाँ अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो जाए जिसमें आप कहोगे जी यार देखो जी इसमें तो नहीं हो रहा, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर बिजनेस करंट या यानी बिजनेस करंट ही कह लेते हैं, ऑनर ने अपनी जेब से पे कर दिया, अब रेंट टू कैपिटल एंट्री पास होगी। अब आप कहेंगे सर इसमें तो एसेट और लायबिलिटी नहीं आ रहा, तो कैपिटल भी बेसिकली लायबिलिटी होता है अगर दूरंदेशी के साथ देखा जाए तो। चले, a business must record and account for all financial transaction। तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती ही बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फिर वो सारी की सारी रिकॉर्ड होगी। फॉर एग्जांपल ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की उसने एग्जांपल दी हुई है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। क्या ये दोनों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? ये दोनों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्योंकि दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अ कस्टमर टू होम क्रेडिट सेल्स वाज मेड, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फंसाएगा वो कहां पर हमें? वो कहेगा क्रेडिट सेल है, बताओ ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है या नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है? ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट सेल्स मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का मतलब जिसकी मनी वैल्यू हो, ये ना कि पैसे लेन देन जरूरी नहीं है। क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट, ये सारी उसकी उसने टाइप्स बता दी। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजैक्शन दैट कैन बी वेरी सिंपल लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑन कैश। तो बिल्कुल सिंपल है, जिसका जैसे हम कैश पे कोई चीज खरीद वो फरोख्त कर लें, कहते हैं वो सिंपल ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन में आल्सो बी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग लॉन्ग टाइम एंड वेरियस पार्टीज। लॉन्ग टाइम एंड वेरियस पार्टीज। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा आगे मजीद टाइम रिक्वायर्ड। जैसे कैश की ट्रांजैक्शन होती है वो खत्म हो जाती है जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट होती है, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं वो उसी वक्त एग्जीक्यूट नहीं होती बल्कि बाद में भी उसका इंपैक्ट आता है। और वेरियस पार्टीज का मतलब क्या है कि 2-3 लोगों को हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, या 2-3 चीजें डेबिट या क्रेडिट साइड पर आ रही। फॉर एग्जांपल सेलिंग एन आइटम थ्रू एजेंट इन्वॉल्विंग सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कहता हमने चीज किस्तों पे बेची है, अब देखें किस्तों में बेची है, हर महीने उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये क्या ट्रांजैक्शन होगी? कॉम्प्लेक्स। फिर उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है और कुछ इंटरेस्ट है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। वन ऑफ एंड ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन दैट मे अकर सिंगल ओकेजन। बस डेफिनेशन में फर्क है। यहां पर उसने क्या लिखा हुआ है? ट्रांजैक्शन कैन बी वेरी सिंपल लाइक बाइंग, और यहां पर क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शन माइट अकर सिंगल ओकेजन, बाइंग, सेलिंग, बाइंग लैंड एंड बिल्डिंग फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री। वो कहता है ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, आपने फैक्ट्री खरीद ली या बिल्डिंग खरीद ली फैक्ट्री के लिए, बस खत्म, उसके ऊपर आप काम करेंगे। और दूसरा ट्रांजैक्शन दैट में आल्सो अकर रेगुलर बेसिस, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
ये क्या है, रेगुलर बेसिस के ऊपर अकर हो रही है। कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को यहां से पढ़ लेते हैं, वैसे तो पढ़ लिए। यहां पर अभी उसने ना कैपिटल ट्रांजैक्शन की और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखी है। आइटम्स ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, ये क्या होगा, कैपिटल, सच एज property, plant and equipment used to carry out operating activities of the business are capital items. Items of short term nature, particularly that are used या occur in the normal cycle, यहां पर ये word important है, of business operations are revenue item. Normal operation, operating activity में होगा। फिर एक्सपेंडिचर की बात आ गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेड टू acquire improve long term assets used by the business, revenue expenditure day by day operating expenses। अंग्रेजी पर फोकस करना है, वो क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म एसेट्स यूज्ड बाय द एसेट, और वो क्या कह रहा है, डे टू डे ऑपरेशन, ऑपरेटिंग ऑपरेशन, डे टू डे एक्सपेंस, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल मींस रिकॉग्नाइजिंग अ कॉस्ट एज एन एसेट, अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये वैसे ज्यादा आपको वहां पर भी समझ लगेगा जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, बल्कि वो हम पढ़ रहे थे कि इन्वेंट्री में ये चीजें ऐड कर दो और ये चीजें इग्नोर कर दो, ये बिल्कुल उस तरह की नेचर की चीजें कि जो चीजें कुछ एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी। फिर सो व्हेन एन आइटम कैपिटलाइज इट ट्रीटेड, वो कहता है कि उसको हम एसेट ट्रीट करेंगे ना। जैसे हमने फर्नीचर खरीद लिया, एक्सपेंस में लिखें या एसेट में लिखें, एसेट में लिखेंगे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कहता है वो खर्चे जो एसेट बन जाते हैं, नॉन करंट एसेट बन जाते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। वो खर्चे जो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख देते हैं वो क्या बन जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन। फिर बिल्कुल इसी तरह उसने रिसीट्स के बारे में बता दिया। वो कहते हैं कैपिटल रिसीट्स आर लॉन्ग टर्म नेचर सच एज मनी फ्रॉम बैंक लोन या न्यू मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर। रेवेन्यू इनकम अराइजिंग फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशन, जैसे कि गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स या इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंपॉर्टेंट है जनाब, बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जवाब भी साथ लिखे हुए हैं तो परेशानी तो नहीं होगी। मैं तो कहता हूं इसको बंदा छुपा दे जी। व्हीकल ए इंजन इज रिपेयर्ड, व्हीकल के इंजन को रिपेयर करवाया। सिर्फ बताना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या ये रिसीट्स है, राइट। व्हीकल ए इंजन इज रिपेयर्ड, आपने व्हीकल ए का इंजन रिपेयर करवाया, रिसीट्स है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है। अब जो इंजन को रिपेयर करवाते हैं ना, ये रूटीन का काम होता है। इंजन को नॉर्मल रिपेयर करवाना, उसकी सफाई सुथराई करवाना, ये रूटीन का काम है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर लिखा हुआ है इंजन व्हीकल बी इंजन इज रिप्लेस्ड, नया इंजन लगवा लिया। अब नया इंजन का रोज रोज लगवाते हो तो ये क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको रिपेयर करवाना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नया खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर लोन बोरोड फ्रॉम बैंक फॉर 5 years, कैपिटल रिसीट, 5 साल के लिए लोन लिया। इंटरेस्ट पेड, पे किया है तो एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पे हर महीने पे किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट रिसीव किया जाए या इंटरेस्ट पे किया जाए, ये मंथली बेसिस पे होता है। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, रेवेन्यू रिसीट। क्यों भला, ये भी रूटीन का काम है। आपको पता है कस्टमर को उधार कितने टाइम के लिए नॉर्मल की दी जाती है, 90 दिन से ज्यादा उधार नहीं दी जाती। ये भी ज्यादा टाइम कह रहा हूं, वरना 1 हफ्ता 2 हफ्ते, ठीक है। तो बस उसमें तो ये रेवेन्यू रिसीट है। कैश पे टू एम्प्लॉइज फॉर देयर वेजेस, आप आगे से देखकर बता देते हो, नहीं पक्का, हाँ जूम कर लो। थोड़ा और काट, बुक में देखेंगे, बुक में देखेंगे। चले जी, अब आ जाओ, कहां पर थे। कैश पे टू Wages paid by a building contractor to
to his own staff for construction of an office room. Wages paid by a building contractor to his own staff for construction of an office room. हाँ जी, ऑपरेशन लेकिन वो कैरेक्टर वेजेस है देखो ना, पहला ही छुपाया है तो पहले में आपको पता है, बुक से देख के लिखता है। पहले दोबारा पढ़ो। वेजेस पेड बाय अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर टू हिज ऑन स्टाफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस रूम। देखें, याद रखें, जब कोई नॉन करंट एसेट के ऊपर खर्चा आता है ना, किसी भी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। किसी भी नॉन करंट एसेट के ऊपर अगर खर्चा आएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, किसी भी नॉन करंट एसेट्स को। ठीक होगी बात? हाँ, चलेंगे। द परचेज ऑफ मशीनरी फॉर यूज इन द बिजनेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैरेज पेड बाय paid to bring the above mentioned machinery to the factory, capital expenditure. Carriage paid to bring the above mentioned machinery to the factory, मशीन खरीदी और उसके ऊपर जो कैरेज इन आएगा वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो उस एसेट में ऐड हो जाते हैं। ये भी क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मंथली बिल, ये आसान, मंथली बिल, लफ्जी मंथली लिखा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर जनाब, परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन फॉर द कैंटीन। फिर द स्टॉक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक परचेज फॉर रीसेल अलोंग विद अबव मेंशन्ड वेंडिंग मशीन, रेवेन्यू। कहता है पहले लिखा हुआ है परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन फॉर द कैंटीन। यहां तक क्या है, ये ठीक है कि अगर आपने सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन का मतलब तो पता है ना। अब यहां पर लिखा था स्टॉक ऑफ सॉफ्ट, स्टॉक खरीदा, परचेजेस है फॉर रीसेल अलोंग विद अबव मेंशन्ड वेंडिंग मशीन, तो ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि हमारा मेन काम क्या है? रीसेल पर्पस, बेचने के लिए कोई चीज खरीदना होता है, वो परचेज कहलाती है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एनुअल मोटर व्हीकल टैक्स पेड, एनुअल रेवेन्यू, वो सालाना पे कर रहे हो, मोर देन 1 ईयर। फिर एनुअल मोटर व्हीकल टैक्स पेड फॉर द न्यू कार। अच्छा, ये कहते हैं एग्जिस्टिंग कार के लिए जो आप लोग पे करोगे या न्यू कार के लिए, एक टैक्स होता है रिफंडेबल, एक होता है नॉन रिफंडेबल। जो पहली दफा टैक्स एक ही दफा पे कर दिया जाए, जो बार बार पे करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और जो एक ही दफा पे करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो एनुअल है। एनुअल का मतलब होता है सालाना पे करना है, तो ये कौन से कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ अल्टरेशन इन ऑफिस वैन टू इंक्रीज द कैरिंग कैपेसिटी। याद रखें, जब भी कैपेसिटी बढ़ जाए ना, किसी ऐसा खर्चा जिससे नॉन करंट एसेट की लाइफ या कैपेसिटी बढ़ जाए, वो हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दोबारा सुन ले, ये वैसे बाद में हमने पढ़ना भी है। ऐसा खर्चा जिससे किसी भी नॉन करंट एसेट की कैपेसिटी या लाइफ बढ़ जाए, ऐसे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहते हैं। स्मॉल बट एक्सपेंसिव अल्टरेशन टू एन मैन्युफैक्चरिंग मशीन व्हिच इंक्रीज द आउटपुट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेसिटी बढ़ गई, बस खत्म। लो जी, ट्रांजैक्शन हमारी खत्म हो गई। इसमें से सवाल लाजमी आता है। एक सवाल और देखते हैं इसका, फिर उसके बाद चलते हैं। हाँ जी, इसमें आपका यहां पर आ जाए, एक थोड़ा सा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को पता है ना? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भूल गए या याद है? ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर बाय लॉ। कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स
are constructed if business entity is separate from its owner. In other words, business entity and its owners are differentiated. This is legal substance. In case of companies, company by law is a legal person separate from its owner. However, the concept is also applied in the sole trader. वो कहते हैं क्या बिजनेस एंटी कॉन्सेप्ट कंपनी पर अप्लाई होता है या सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप पर भी होता है? बिल्कुल होता है, सब पर होता है। लो जी, फिर एक ये सवाल है, हाँ इसका आंसर हम नहीं देखते। डिस्कस वेदर यू वांट टू फॉलोइंग आर द बिजनेस ट्रांजैक्शन। A businessman purchased a vehicle for his private use by drawing cash from the business. However, he also uses it for coming to office. पहले बताओ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं? कहां से पता चलता? ड्रॉइंग्स कैश फ्रॉम बिजनेस। बस आगे ऑफिस में आने के लिए इस्तेमाल करता है नहीं करता उससे कंसर्न नहीं है। उसने कैश ड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग्स टू कैश एंट्री पास। ABC and company has paid the electricity bill of one of its partners. However, the amount is recoverable from the partner. Account receivable. क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं? है। वजह क्योंकि ABC कंपनी ने अपने पार्टनर का बिल पे किया, बिजनेस का भी कैश क्रेडिट हुआ है, रिकवरेबल है बाद में तो रिसीवेबल लिख लेते हैं, लेकिन अभी तो कैश गया है ना, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। Furniture and fitting lying in the office were destroyed by fire. However, furniture was owned by one of the partner and it was not in the use of the business. आपके ऑफिस में फर्नीचर पड़ा था किसी पार्टनर का, आग लगी जल गया, तो हमारे बिजनेस का कुछ भी नहीं गया, तो ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन। The proprietor provides a generator to the office. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। The generator is presently not working and it would have to be repaired before it can be used. Previously, the generator was lying in the proprietor house. दोबारा, proprietor provides a generator to the office. Proprietor ने ऑफिस को जनरेटर दिया, एंट्री क्या पास होगी? जनरेटर टू कैपिटल। वो कहता है अभी काम में नहीं आया तो ना आए, इस्तेमाल उसको सही करवा कर लाओ इस्तेमाल में, लेकिन वो कैपिटल तो बन गया ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन तो बन गई क्योंकि प्रोप्राइटर ने अपना घर का जनरेटर आपको दे दिया, तो इसका मतलब है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बन गई। पहले जिधर पड़ा था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, उससे कोई कंसर्न नहीं। इस टाइम क्या है? जनरेटर डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम एन एम्प्लॉय वाज रिटन ऑफ आफ्टर हिज डेथ। एक बैलेंस लेना था किसी एम्प्लॉय से, पैसे लेने थे, अब ने उसको राइट ऑफ कर दिया, उसकी मौत हो गई तो उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो इसमें सिर्फ तीसरी नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बाकी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लो जनाब, परचेज ऑफ व्हीकल इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाउएवर द कैश विथड्रॉन इज अ। वो कहता है जिसका खरीदना वो तो ऑनर अपने लिए खरीद रहा है, लेकिन जो पैसे विथड्रॉ किए है ना वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर्स, हेंस दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट। तीसरा ही था ना, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। लो जनाब, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई खत्म होगी, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन और ट्रांजैक्शन की टाइप्स खत्म होगी। अब नई कहानी शुरू होने जा रही है। अच्छा, वो मैं बता देता हूँ, ये नुकसान होता है किसी सीनियर का कि उसे ना चीजें ज्यादा पता होती हैं और बाकियों को उतनी पता नहीं होती, वो मैं बता देता हूँ। एक होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक मैं बता देता हूँ थोड़ी सी, हमने पढ़ना तो है इसके अंदर, ये चलो सवाल रेज हुआ है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि आपके पास मोड्स ऑफ बिजनेस होता है। मोड्स ऑफ बिजनेस कितनी टाइप्स के होते हैं? एक सोल ट्रेडर, वो बिजनेस एक्टिविटी है जिसको आप कह रहे हो मैन्युफैक्चरर, या वो बिजनेस एक्टिविटीज है, ये है मोड्स ऑफ बिजनेस। एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है एंड कंपनी। तीन तरह के बिजनेस होते हैं, इन तीनों में फर्क है क्या?
जो कंपनी है ना वो रजिस्टर्ड होती है अंडर लॉ, रजिस्टर्ड होती है किसके अंडर, एक है कंपनी एक्ट 2017, ये लॉ है, लॉ का नाम है कंपनी एक्ट 2017। ये जो सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है, इनको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। ओके, फिर इनके फायदे या नुकसान क्या है? बहुत सारे फायदे और नुकसान। तो एक तो ये है ना कि सोल ट्रेडर में कैपिटल थोड़ा होता है, पार्टनरशिप में थोड़ा ज्यादा होता है और कंपनी में बहुत ज्यादा होता है। हाँ, इसमें सबसे मेन जो काम है वो है इनकी लायबिलिटी का। सोल, सीधे आपने I2P में भी पढ़ा होगा, ये जो सोल ट्रेडर है ना, इसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, पार्टनरशिप की भी अनलिमिटेड और इसकी लिमिटेड। अब मसला आ गया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। क्या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इन तीनों पर अप्लाई होता है? द आंसर इज यस। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कुछ और है। ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। लायबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड का मतलब यह है कि अगर इन केस बिजनेस सारे ट्रांजैक्शंस आपने की, आपका बिजनेस वाइंड अप हो गया, आपके बिजनेस के सारे एसेट्स बेच बिचा के पेबल्स को पे कर दिए फिर भी पूरे, तो ओनर की पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होते हैं, उनके पर्सनल एसेट्स भी लाइबल होते हैं। और पार्टनरशिप में भी ऐसा ही है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या होता है कि अगर आपके एसेट्स सारे कंपनी के बिक कर लोगों को पैसे दे दिए, पैसे नहीं पूरे हुए, खत्म, आपके पर्सनल एसेट्स वो लाइबल नहीं होंगे। लेकिन जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है सेपरेट रखना, वो कहता है ट्रांजैक्शन के लिहाज से है। मतलब आपकी ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। वो ऑनर के सोल ट्रेडर में भी होता है, वो पार्टनरशिप में भी होता है और कंपनी में भी। इसमें कि मिक्स नहीं कर देना। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब और बिजनेस एंड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, चलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा अभी हम पहले पेज पे ही हैं, हमने अभी तक यहां तक पढ़ा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जी जनाब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, ये तो आपको आइडिया हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। एक फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी को देखा जाता है। और एक होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या देखा जाता है? एसओसीआई मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और एक्सपेंसेस को देखा जाता है। तीसरा, एंड अदर फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है बिजनेस की। क्या होता है पोजीशन के अंदर? कि उस बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, और अदर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसके अंदर हुई है तो उसको देखा जाता है। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है ये एज एट होती है, पता है ना? ये एज एट का मतलब क्या है? पॉइंट इन टाइम। क्या मतलब होता है? उस टाइम पर कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है। और ये होती है फॉर द ईयर, पूरे साल, ओवर द पीरियड से बोलते हैं। फॉर द या ओवर द पीरियड, पूरे साल में कितने एक्सपेंस है, पूरे साल में। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर बंदा अपनी मर्जी से बना सकता है या एक रूल्स है, लॉज हैं? लॉज हैं। कौन से लॉज हैं? गैप, जनरली
एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, किस रूल्स के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये कौन बनाता है? गैप। किस तरह से बनाए जाते हैं? IFRS और कंपनी एक्ट 2017। ये कंपनी एक्ट पाकिस्तान का ही है। कंपनी एक्ट 2017 ये पाकिस्तान का लॉ है। IFRS स्टैंड पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर कोई एंड या ऑन या और नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये पेपर में सवाल आया हुआ है, कहता है IFRS का मतलब क्या है? नीचे एक दफा लिख देता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और एक में लिख देता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS बनाता कौन है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पहली बात, गैप कैसे बनाए जाते हैं? जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल IFRS को देख के और कंपनी एक्ट को। और IFRS कौन? ये तो कंपनी एक्ट क्या होता है? ये लोकल लॉज होते हैं, हर मुल्क के अपने होते हैं। जो कंपनी एक्ट है ये हर मुल्क का अपना होता है और जो IFRS होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। और ये IFRS कौन बनाता है? कंपनी एक्ट IASB नहीं बनाता, वो SECP बनाता है। क्या मतलब होता है SECP का? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक होगी बात? चले जी, अब इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ चले जाएंगे। हाँ जी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आई हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसाइज रिपोर्ट। जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसाइज रिपोर्ट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये तो बात पता है ना, पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, जर्नल एंट्रीज, फिर उसके बाद लेजर बनते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनते हैं, फिर जाकर बनती है SOCI और तो यहां पर वो क्या कहता है? बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ एन एंटिटी, जो कि रिफ्लेक्ट करती है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे सिलेबस में ये दो है ना, इसलिए ये दो का नाम इस्तेमाल कर रहा है। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हैज 3 एलिमेंट। हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। और परफॉर्मेंस में कितने एलिमेंट होते हैं? 2, इनकम और एक्सपेंस। फाइनेंशियल पोजीशन हैज 3 एलिमेंट, एसेट्स, लायबिलिटी। ये सारे आपके ना MCQs हैं। मैंने पहले कहा था इसमें आंखें खोलना मुश्किल है, लेकिन पेपर में आंखें खुल जाती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम हैज 2 एलिमेंट्स, इनकम और एक्सपेंस। फाइनेंशियल पोजीशन के 3 एलिमेंट है और फाइनेंशियल कंप्रिहेंसिव इनकम के 2 एलिमेंट है। यहां से सवाल आता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल पेपर में कई दफा आया हुआ। क्या ऑब्जेक्टिव है मेन? वो कहता है इज टू प्रोवाइड इन्वेस्टर, lender, creditors and other users with relevant reliable information to help them make the decision regarding the business entity। खत्म हो गया पर्पस उसका। पता चला अभी है ये नहीं? मेन पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? कस्टमर को, सप्लायर को, वेंडर्स को, इन्वेस्टर को रिलायबल इंफॉर्मेशन देना एंटिटी की, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को देख के अपना डिसीजन ले सकें। क्या मतलब है इसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस है, देखिए उसमें आप एसेट्स लिखते हो, लायबिलिटीज लिखते हो, इनकम और एक्सपेंस लिखते हो। लोग उसको देखकर तो डिसीजन लेते हैं कि इस एंटिटी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने, इनसे सेल परचेज करनी है या नहीं करनी। वो कहता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? रिलायबल इंफॉर्मेशन देना। किसको? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। वो यूजर कौन है? इन्वेस्टर हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कस्टमर हो सकते हैं। उनको रिलायबल इंफॉर्मेशन देना
ताकि वो ये सारी बातें ना मैंने सुननी भी है रिजवान, अभी आप सोलो चाहे, लेकिन जब बाद में सुनूंगा तो फिर आपको टेंशन होने लग जाएगी। फिर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेगुलेटेड बाय गैप, GAAP, जो विच इन पाकिस्तान आर मेनली किस तरह से कंपनीज एक्ट 2017 एंड IFRS। कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और वो बनते कैसे हैं, कंपनी एक्ट 2017 और IFRS। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अदर इज, ये तो डुअल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है, याद है या भूल गए हो? डुअल कंसेप्ट क्या होता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज, उसे ही डबल एंट्री बोला जाता है। ये द डबल एंट्री बुक कीपिंग मेक्स इट पॉसिबल टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन द, अब अकाउंटिंग इक्वेशन एक नई कहानी है, ये आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम अभी आज नहीं, ये कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसको ना मैंने दो हिस्से में डिवाइड किया है इस चैप्टर को। हाँ जी जनाब, अकाउंटिंग साइकिल पे आ जाए। ये वो सारी बातें जो हम बेसिक टर्म्स में पढ़ चुके हैं, चीजें सिर्फ डीपली पढ़नी है, बुक से पढ़नी है, चीजें आप लोग सब पढ़ चुके हो पहले। सबसे पहले आ जाए यहां पर अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग दो टाइप की होती है, वैसे तो तीन टाइप की होती है, लेकिन अब कुछ दो टाइप की कहे तो हम क्या कह सकते हैं, एक को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और एक को बोलते हैं CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या देखा जाता है, सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, SOCI, SOFP, फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाती है। CMA के अंदर क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे फाइंड की जाती है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसको बनाना है या नहीं बनाना, उसके लिए डिसीजन कैसे लिया जाता है। लफ्ज आता है CMA के अंदर प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग। कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने के लिए और प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लानिंग करना, कंट्रोल करना और डिसीजंस लेना, वो किस में पढ़ा जाता है, और वो कहता है हम जाकर फर्दर कहां पढ़ेंगे, कैफ के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहां से शुरू हो चुकी है। इसके अंदर क्या देखा जाता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड अदर फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस। यहां पर देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग maintain a system of accounting record business transaction and other item of financial nature, reporting on financial position, financial performance and a set of financial statement of to the stakeholder। को पता किसे कहते हैं, अब तो हमने I2B का पेपर भी दे लिया हुआ। स्टेक होल्डर है वो बंदा जिसका बिजनेस में स्टेक है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे स्टेक होल्डर कहा जाता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्ड एट कैफ लेवल। इसमें होता क्या है, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। लो जी, अकाउंटिंग साइकिल में आपको पता है क्या क्या होता है, एक दफा यहां पर आए फिर उधर से पढ़ते। अकाउंटिंग साइकिल, सबसे पहला काम ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहला काम ट्रांजैक्शन होती है, कोई इवेंट अकर होता है, कोई लेन देन होता है, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किधर करते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, और जिसे जर्नल एंट्री कहते हो, इसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। यहां से बनता है लेजर।
लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में 3 बातें याद रखनी है। क्या? इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर। पहली बात, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ऐसा है या नहीं? लेजर के कैरी डाउन से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। लेजर के कैरी डाउन से और ट्रायल बैलेंस के फॉर्म बनाया जाता है, एक लिस्ट लिख देते हैं एसेट्स की, लायबिलिटीज की, एक्सपेंसेस की, तो इसे बोला जाता है इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। एक बात। दूसरी बात इसके बारे में याद रखें, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वो कैसे करते हैं? ट्रायल बैलेंस बना होता है तो फिर हम एसओसीआई बनाते हैं और एसओएफई बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस का एक और पर्पस भी है, टू चेक द मैथमेटिकल एरर या अरिथमेटिकल एरर। कैसे पता चलता है? अगर ट्रायल बैलेंस बराबर ना आए तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई ना कोई मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल एरर है। तो 3 बातें याद रखनी है फाइनेंस इसकी ट्रायल बैलेंस की। एक, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर्स। दूसरा, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा, इससे एक्यूरेसी चेक होती है। ठीक होगी बात? ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या होता है कि रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। अकाउंटिंग साइकिल से एक सवाल बन सकता है, आप में से हो सकता है वो किसको आए वो पता नहीं, बटन प्रेस हो जाता है बार बार, वो काम करना छोड़ जाता है। हाँ जी, ट्रांजैक्शन एन इवेंट दैट मॉनिटरी इंपैक्ट and needs to be recorded in the business accounts is called transaction. A business usually has thousands of transaction in an accounting period. एक accounting period के अंदर limited number of transaction होती है? नहीं, number of thousands होती है। unlimited भी नहीं कह सकते, number of thousand. Books of prime entry is the first place to record the transaction. Here, ledger transactions are entered into the appropriate accounts in ledger. जर्नल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से अपने अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने को लेजर बोलते हैं। A list of balances can be extracted from the ledgers and the list is called trial balance. The figures in trial balance are adjusted period and adjustment and financial statements are, ये क्या चीज लिखी हुई है पर एडजस्टमेंट लिखी हुई है फाइनल अकाउंट वाले, कहते हैं उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। फिर ये हमारा हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन हमारी हो गई, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू का रिसीट्स हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन एक दफा फिर देखें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द रिपोर्ट किसके ऊपर? ऑफ एन एंटिटी टू प्रोवाइड टू इट्स विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग नीड्स। कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव वही लिखा हुआ है, कहता है कि एंटिटी की रिपोर्ट होती है जो कि स्टेक होल्डर को प्रोवाइड की जाए ताकि वो डिसीजन ले सके। द टर्म एंटिटी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी का तो पता है ना डेफिनेशन का, ये एंटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये द टर्म एंटिटी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच वी डू अकाउंटिंग बिजनेस, अ कंपनी, बैंक, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं उसे क्या बोला जाता है? एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपका हो चुका है, ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ लें, कुछ मसला ना इसके अंदर। दिस कॉन्सेप्ट इज लीगल, ये हो चुका है ये भी। लो जी, अकाउंटिंग पीरियड। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे इसके बाद, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर उसके बाद फर्दर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। ये 3 चीजें अभी हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये बहुत बड़ी चीजें हैं। अभी हम एक तो अकाउंटिंग पीरियड तो सबको पता है, अकाउंटिंग पीरियड रिपोर्टिंग पीरियड को भी कहते हैं। जिस साल की स्टेटमेंट बना रहे हो उसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं।
और जब मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 साल। 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, क्या कम हो सकता है? हो सकता है। कब? जब हम मोस्टली ये 1 साल का होता है, 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर बिजनेस आपने 3 महीने पहले शुरू किया है और आपका ईयर एंड आ गया, आपने 31 दिसंबर ईयर एंड रखा हुआ है और आपने अक्टूबर में शुरू किया था बिजनेस, तो 3 महीने बाद ही आपका अकाउंटिंग ईयर, तो अकाउंटिंग पीरियड फॉर 3 मंथ हो गया। लेकिन 1 साल से ज्यादा यूजुअली ये 1 साल का होता है, 1 साल से कम हो सकता है और उस पीरियड के लिए हमने रिपोर्टिंग करनी होती है, मतलब एसओसीआई और एस2एफटी बनानी होती है। काउंटिंग पीरियड के बाद है कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक तो होता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो और है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस, वो भी 5 ही हैं। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो 3 है फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट, 2 हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट्स, और कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो और चीज है। पेपर में जो लोग आधी नींद में होते हैं वो कंपोनेंट की जगह एलिमेंट लिख बैठते हैं, एलिमेंट की जगह कंपोनेंट लिख बैठते हैं, तो इसलिए पूरी नींद में रहें। एक होता है जनाब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, एक है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये एब्रिविएशन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आप जानते हो। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। फिर उसके बाद नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या अकाउंट्स भी बोलते हैं। ये तो हो गया, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। एक होते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको पढ़ के फिर ब्रेक करते हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाई यूज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्यों, क्यों की बात। चलें, सबसे पहले नंबर 1, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन लोग होते हैं? हाँ, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बुक से मैं इसकी रीडिंग करवाऊंगा लेकिन बताऊंगा पहले ऑरली, आपसे पूछ के। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होता है। ये क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तो ये सबसे पहले ले लेंगे वजह, इनके पास होते हैं कंपनी के शेयर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर डिसाइड करेंगे क्या हम नए शेयर खरीदें या ना खरीदें, क्या जो पहले वाले शेयर है उनको होल्ड रखें या उनको बेच दें। मेन इनका ये पर्पस होता है, शेयर जो खरीद के बैठे हुए हैं क्या उनको मजीद रखें अपने पास, बेच दें या और खरीद लें। और एक इनका और पर्पस होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखना, ताकि डिविडेंड भी तो इनको मिलना होता है ना, प्रॉफिट का शेयर भी तो इनको मिलना है, लेकिन वो इनकी सेकेंडरी नीड होती है। फर्स्ट नीड क्या होती है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। शेयर बेचें, खरीदें या होल्ड पे रखें। दूसरे कौन होते हैं, लेंडर। लेंडर वो होते हैं जिन्होंने पैसा दिया होता है, ये बेचारे होते हैं। ये क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कंपनी इस काबिल है कि जब लोन की पेमेंट की बारी आए पे कर दे, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा वो पे करेगी या नहीं। इंटरेस्ट और पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ जी, लेंडर के बाद सप्लायर लिख लेते क्योंकि एक जैसे होते हैं बेचारे। लेंडर और सप्लायर में फर्क क्या है, सप्लायर गुड्स दी होती है, वो भी उसने भी हमसे पैसे लेने होते हैं, लेंडर ने पैसे दिए होते हैं। दोनों क्या देखते होते हैं कि जब पैसे पेबल की बारी आएगी ये पैसे दे देंगे या नहीं। ठीक है, फिर होता है कस्टमर। कस्टमर क्यों कहता है, देखता है
कस्टमर देखता है लॉन्ग टर्म एफिलिएशन के लिए। कस्टमर देखता है कि जनाब ये हमें क्रेडिट टर्म्स के ऊपर चीजें उधार पे देते हैं या नहीं दे सकते, फिर क्या ये कोई कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं या नहीं करते, क्या इनकी सेल रिटर्न ज्यादा तो नहीं है। अगर आप एक किसी कंपनी से कोई चीज खरीदने जा रहे हो, उसकी कुछ छोटी मोटी नहीं कि हमने बस वो एक चीज खरीदी और आ गए, नहीं, हम होलसेलर हैं, हमने लाखों के हिसाब से चीजें खरीदनी है, तो पहले देखेंगे इनकी सेल रिटर्न कैसी है। अगर किसी कंपनी की सेल रिटर्न ज्यादा है तो क्या आप उससे खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे। वजह, सेल रिटर्न होती क्यों है? या तो वो क्वालिटी मैच नहीं कर रही होती, या डिफेक्टिव होती है, या जो सैंपल आप दिखाते हो वो चीज नहीं देते। तो कस्टमर देखता है लॉन्ग टर्म एफिलिएशन के लिए। फिर 5वें नंबर पे गवर्नमेंट। अब फौरन आपके दिमाग में आ गया गवर्नमेंट क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती? ये टैक्स लगाना होता है गवर्नमेंट। हमारा दिमाग ही ऐसा क्योंकि जितने हम पर टैक्स लग चुके हैं। लेकिन और भी गवर्नमेंट देखती है चीजें कि क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसे नहीं देखती, हमारी गवर्नमेंट कुछ और देखती है। लेकिन गवर्नमेंट इसलिए देखती है कि क्या ये लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं आ रहे, मतलब एनवायरमेंट में कोई ऐसी चीज जिससे हमारा एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा हो, कि क्या ये एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन सही तरह फॉलो कर रहे हैं, बाकी सारे लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, क्या ये ऐसी चीजें तो नहीं बना रहे जिससे लोगों को नुकसान होता है। अगर नुकसान होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं, गवर्नमेंट के लिख देगी ये सेहत के लिए मुज़र है, बस बेचेगी जरूर। आप देखिए ना, हमारे मुल्क के अंदर सिगरेट बिकती है, बस उनके ऊपर लिख दिया है कि जनाब इससे कैंसर का सबब बनता है, बैन नहीं कर रही। आजकल वो एक जिन है, क्या नाम है, एक वो पहले विलो था शायद, और अब जिन है, वो भी एक मॉडर्न टाइप का नस्वार है। तो अब वो लिखा हुआ तो नीचे एंड पे अगर आप लिखे ना, तो वो तो नीचे लिखा होगा कि ये एक एडिक्टेड है, नार्कोटिक है, इसके अंदर वो ये एडिक्शन भी हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कि बंद कर दें। ऐसा क्यों गवर्नमेंट कहती है? गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, इस पे बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है, क्योंकि इस पे जितना टैक्स लगा दो किसी ने कुछ कहना ही नहीं, बल्कि मौत खरीदने वाले ने पैसे दे दे की मौत खरीदनी है। मतलब बाकी चीजों पर आप कोई फ्रूट खरीदें या ये चीजें खरीदें, उन पर इतने टैक्सेस नहीं है जितने के इन चीजों पर टैक्सेस हैं, लेकिन फिर भी लोग, और ना ही इनके ऊपर टैक्स लगाने से कौन चीखती है। कोई मसला ही नहीं, पता ठीक है लगाई जाओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट बेसिकली किस लिए देखती है कि क्या सही लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है, क्या हमारा हिस्सा पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 6ठे नंबर पे पब्लिक देखती है कि क्या ये कोई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, या नई प्रोडक्ट कोई लॉन्च हो रही है, या गवर्नमेंट एक यानी पब्लिक ये भी चीज देखती है। आपको पता है कि एक कुछ कंपनियों के एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो क्या होती है पता है? किसी भी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, एक तो होती है ना बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस सोसाइटी में एक कंपनी काम कर रही है ना, उस जगह की पब्लिक के लिए कंपनी क्या कर रही है, क्या उसने उनके लिए कोई स्कूल बनवाए हुए हैं, क्या उनके लिए कोई हॉस्पिटल बनवाया हुआ है, ये एक उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उसके बाद मैनेजमेंट बेचारी क्यों होती है? इसने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, इसी ने तो बनानी है, इसलिए इसको तो सबसे ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, और इसने और बाद में इसने अपना रेम्यूनरेशन वगैरह भी देखना होता है। फिर लास्ट वन इज एम्प्लॉयज क्या देखते हैं? बोनस, मुआवजे, अपने सैलरीज वगैरह, उसमें क्या इंक्रीमेंटल आ रहा है या क्या चीजें वो इसलिए देखते हैं। ठीक होगी बात? पढ़े आप। अच्छा मुझे ये बता दें, प्रॉफिटेबिलिटी कौन सा यूजर देखता है ज्यादा? इन्वेस्टर, मैनेजमेंट या इन्वेस्टर या एम्प्लॉइज? याद रखें, देखना तो इन्वेस्टर को चाहिए, लेकिन एम्प्लॉइज देखते हैं ताकि जितने ज्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल होगी वो उतनी ज्यादा उनको जॉब सिक्योरिटीज होती हैं। एक कंपनी अगर लॉसेस में चली जाए
तो जो एम्प्लॉइज काम करने वाले होते हैं उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उन्हें खतरा पड़ जाता है कि कहीं उन्हें निकाल ना दिया जाए। तो प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टर का मेन काम क्या होता है? शेयर्स होल्ड करना होता है। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, लेकिन मेन वो देखते हैं कि वो शेयर्स होल्ड करे, बेच दे या नया खरीद ले। मेन जो प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, या तो वो एम्प्लॉइज देख रहे होते हैं, या वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज एक ही चीज होती है। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, ये तो मैनेजमेंट एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही तो होते हैं। चले जी, अब हम पढ़ते हैं किताब से। आओ जरा, पेज नंबर बताएंगे मुझे? 12 या 13? 13 अच्छा, 12 से स्टार्ट हो रहा है, 13 पे लिखा। उन्होंने मुझे चाय भी गलत टाइम पे दे दिया जी। इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कहता है कि भाई साहब, पहले तो यूजर हैं कौन कौन और वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट पेज है सारे का सारा मेरे भाई। पेपर में सवाल आ सकता है, आपसे हैंडल हुआ ना हुआ वो आपकी किस्मत, लेकिन सवाल आएगा। बड़े ध्यान से वो ना, मैं आपको पहले भी बताता होता हूं, आपकी आंखों की चमक से पता चल रहा होता है कि हालात क्या चल रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ऐसे आंखें बड़ी जोर से खोल रहे हो तो क्या खाक दिमाग खुला होगा। पहले दिमाग बंद होता है तो फिर आंखों तक बात पहुंचती है। जब आपकी आंखें आपका साथ ना दे रही हो ना, समझो दिमाग बंद है। आप हाँ हाँ ना ना करते जाए, वो एक अलग बात है जी। चलिए, 5 मिनट की गेम है, उसके बाद फिर छोटी सी ब्रेक करेंगे। इन्वेस्टर जी, आपने अपनी बुक सामने रखनी है। दे नीड्स इंफॉर्मेशन टू असेस वेदर टू बाय, होल्ड या सेल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। वो जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? वो जो शेयर खरीदे हुए हैं, होल्ड करें, बेच दें या और खरीद लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो सम इंडिकेशन, देखो, टू एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है? नहीं, उसमें से कुछ पोर्शन होता है। लेंडर कहता है, लेंडर के लिए क्या? असेस कॉन्टिन्यूटी एबिलिटी ऑफ बॉरोवर टू पे इंटरेस्ट। देखें, पहले उसने इंटरेस्ट की बात की है, एंड इट्स एबिलिटी टू रीपे द लोन प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, बाद में लोन की बात हुई है। पहले वो ये असेस करता है जो हर महीने का इंटरेस्ट बनता है, क्या ये कंपनी पे कर पाती है या नहीं। आपको पता है कहां से पता चलता है? आगे जाकर आप लोग पढ़ोगे रेशियोज ऑफ द अकाउंट, उसके अंदर लिखा होता है। तो रेशियो से जवाब आता होता है। अगर एक होता है इंटरेस्ट कवर रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर वहां पर इंटरेस्ट कवर रेशियो आ जाता है ना 3, इसका मतलब होता है कंपनी ने 3 रुपए कमाए हैं और उस 3 रुपए में से 1 रुपए इंटरेस्ट देना है उसने। तो मतलब कंपनी का आंसर, इंटरेस्ट कवर रेशियो का आंसर 3 या 3 से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब होता है कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकती है। और अगर 3 से कम आ जाए तो वो कहते हैं कि कंपनी इंटरेस्ट पे करने से आप थोड़ी डाउट में जा रही है। तो ये लेंडर रेशियो देखते हैं, वो रेशियो देखेंगे, वहां से उन्हें पता चल जाएगा कि कंपनी पे कर सकती है या नहीं कर सकती। एंड एबिलिटी टू रीपे द लोन, जब वो टाइम, मैच्योरिटी का मतलब होता है जब टाइम आ जाएगा पे करना। सप्लायर्स, they can use to assess how much credit they might safely allow to the entity, कितना ये उधार दे सके कि वो सेफ रहे। मतलब वही बात कि जब उनकी पेमेंट की बारी आए तो वो पे कर सकते हैं या नहीं। गवर्नमेंट क्यों करती है जनाब? बिजनेस रेगुलेशन और डिसाइडिंग द टैक्स पॉलिसीज। पब्लिक, in some cases members are generally public might have an interest in the financial statement of a company. ISB framework entity may make substantial contribution to the local economy. कहता है कंपनी ने क्या करना होता है? लोकल लोगों के लिए एक कंट्रीब्यूशन करना होता है। किस मकसद के लिए? मैन इंक्लूडिंग नंबर ऑफ पीपल टू एम्प्लॉय या देयर पैट्रोनेज ऑफ द लोकल सप्लायर। मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उस लोकल एरिया के हायर किए हैं
या कितने लोकल सप्लायर से चीजें खरीदते हैं, या दूसरा क्या होता है अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी देखते हैं। एम्प्लॉइज अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये देखें, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या हो रहा है, एंटिटी, बिजनेस। वो कहते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखती है, प्रॉफिटेबिलिटी देखती है, और प्रॉफिट होगा तो स्टेबिलिटी आई जाती है। वो कहते हैं ना जिन्हों दे घर दाने उन्हों दे कमले सियाने। सुना हुआ ये? Yes, sir. नहीं सुना हुआ? नहीं, क्या इंग्लिस्तान से आए? An assessment of profitability can be help employees to receive ability to employer to pay their higher wages, provide major job opportunities in the future. लो जी, एम्प्लॉइज तीन चीजें देखेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, फिर अपनी जो वेजेस है हायर वेजेस, और फ्यूचर में कब वो अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज और हायर वेजेस। कंज्यूमर या कस्टमर, customer might have interest in the financial strength of the entity if they rely on that entity to the long term supply of key goods or services. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है, जैसे ना आप लोग आईफोन खरीदते हो तो सबको बताते हो, वजह क्या होती है, हालांकि आप उसके कस्टमर हो, आपने पैसे दिए हैं, इतना बड़ा चूना आपको लग गया, फिर भी आप खुश हो। फिर भी क्या होता है, इसे हम बोलते होते हैं कि कस्टमर चीज खरीद के फख्र महसूस करता है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखकर या उसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को देखकर। अक्सर लोग होते हैं जैसे सीए में एडमिशन लेने के बाद डरते ही रहते हैं, पता नहीं हमने गलती तो नहीं कर ली। जब तक उन्हें कोई बंदा क्वालिफाइड बंदा ना मिले या कोई बड़े दिल वाला ना मिले, वो बंदा हमेशा डरता ही रहता है, और खास तौर पर जब फेल हो जाए फिर वो डरता है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर ली। ये क्या है, ये है डर इस डिग्री का। अगर हर बंदा आपको कहे कि कोई नहीं ये हो जाता है, अगर आप फेल हो भी जाते तो ये हो जाता है, और हालांकि हकीकत यही है कि हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे निकम्मे लोगों को सीए करते देखा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब यकीन ही नहीं आता। और आप लोग तो उसमें काम निकम्मे हो, मतलब आपको थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस की जरूरत है, एतमाद की जरूरत है। मेरा एक स्टूडेंट है माशाल्लाह, इस टाइम वो बहुत बड़ा टैक्स प्रैक्टिशनर है, उसको मैंने खुद कहा था और उसकी अम्मी ने भी कहा था कि इसको छुड़ा दो, ये नहीं कर सकता। उसने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मुझे थोड़ा सा मौका चाहिए। मैंने कहा यार तेरे पास कुछ है ही नहीं, मतलब आपको 2+2 करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन नहीं, वो ना माना, कर गया। वजह उसने डिटर्मिनेशन दिखाई, उसने फिर भूल गया कि क्या वो, मैंने जब उसके भाई से पूछा, उसका भाई भी माशाल्लाह वो भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है इस टाइम, उसका भाई क्या उनसे मैंने पूछा यार ये पढ़ा कैसे है, मुझे नहीं यकीन आता कि ये पढ़ सकता है, ये सीए कर सकता है। एक उसने किया आईकॉम हुआ था। मैंने बाद में उससे पता चला कि वो घर जाता था, जाते ही खाना खुना खा के कुंडी लगा लेना कमरे के अंदर से और पढ़ते रहे। बाद में मैंने उसके रजिस्टर चेक किए, उसने पूरी अकाउंटिंग उर्दू में लिखी हुई थी, और मेरी हर बात मैंने एग्जाम्पल में जो कुछ लान तान भी किया हो ना वो भी उसने लिखा हुआ था। मतलब उसकी क्लास लेने की रूटीन इतनी अच्छी हो गई कि क्लास में हर सेकंड को उसने नोट किया। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, जब आप क्लास के हर सेकंड को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देते हो ना, आपका सीए कभी फेल नहीं हो सकता, कोई सब्जेक्ट भी नहीं फेल हो सकता, आप जितना मर्जी ब्लेंडर मार के आ जाए, जब आप क्लास की हर चीज कैच करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि 5 मिनट के लिए फुप्पो के घर चले जाए, फिर वापस आ गए, फिर फुप्पो के घर चले, ये तो इंटरवल आ गया ना दरमियान में, ये असल चीज है। और इस पर काबू करना, ये इसके ऊपर आना, ये बहुत कोई आम काम नहीं है, जिहाद करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है ये क्लास के मूवमेंट्स को कैप्चर करना। और अगर करूं तो मैं लिख कर देता हूं, आप आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि क्लास में कहीं बात के अलावा कभी पेपर नहीं आया आज तक। ये नहीं कि जो मैं क्लास पढ़ाता हूं, दुनिया में किसी भी जगह जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, 99% ऐसा होता है कि वही बातें सारी पेपर में आती हैं, बस थोड़ी सी उल्टी पुल्टी करके अंग्रेजी चेंज करके बातें वही होती, उससे बाहर से बात पेपर आता ही नहीं। अब देखो किताब की एक लाइन तो पढ़ छोड़ते हैं, किताब से बाहर तो पेपर नहीं आएगा ना।
और डिफरेंट अंदाज से पढ़ छोड़ते हैं। हाँ जी, वो कहता है कि जो कस्टमर है ना वो क्या किस में इंटरेस्ट रखता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द एंटिटी। देखो जैसे लिखता है वो लिखेगा ना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द एंटिटी में कौन इंटरेस्ट करता है, हम फॉरेन इन्वेस्टर का लिख कर आ जाते हैं। हालांकि इन्वेस्टर में बातें 3 लिखी हुई हैं, शेयर बेचने हैं, खरीदने हैं, होल्ड करने, और एक बात लिखी हुई है कि सम इंस्टेंस में वो ये देखता है कि उसकी डिविडेंड कितना मिलेगा आउट ऑफ प्रॉफिट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन देखेगा, एम्प्लॉई। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द एंटिटी, कस्टमर। मैनेजमेंट should have access all information they need in much more detail with the financial provide। क्यों, मैनेजमेंट is responsible for producing financial statement। अगर आपसे कोई पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस या बनाता कौन है, तो मैनेजमेंट बनाती है, इन्वेस्टर या शेयर होल्डर नहीं बनाते। इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल। ठीक होगी बात जनाब, ये हमारे यूजर्स हो गए सारे। तो नेक्स्ट अगली क्लास हम ना थोड़ा सा ठहर के करते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी आप ब्रेक ले लें।